मैं अरविंद पांडे सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बुक है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का जो पहला यूनिट है उसको हमने कर लिया था अपने प्रीवियस क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम सेकेंड यूनिट ले रहे हैं। तो सेकेंड यूनिट जो कि है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज आवर सेकेंड यूनिट। तो इस सेकेंड यूनिट का आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो कि पहला ही टॉपिक है सेकेंड यूनिट का, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर आज हमारा डिस्कशन होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, और ऑर्बिटल्स से भी पहले हमें जानना पड़ेगा इसके बेसिक्स की। अगर हम बात करें, थोड़ा सा बेसिक की यहाँ पे बात करेंगे पहले। तो बेसिक्स जब हम लेंगे तो हम थोड़ा सा बात समझेंगे कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं। तो दो चीजें होती हैं, पहले तो ऑर्बिट्स होता है, फिर ऑर्बिटल होता है, यानी कक्षक और कक्षा। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का जो हमारा टॉपिक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता है, तो सबसे पहले तो एटम की बात कर रहे हैं हम एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहा है, दैट्स मीन कि एटम के बाद, यानी एटम के ऑर्बिटल्स। तो एटम्स के बारे में समय समय पर इसके बारे में जानकारी दी गई है, परिभाषित किया गया है। आपको पता होगा, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, तो उस पर हम ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसे डाल्टन ने बताया, डाल्टन के बाद थ्योरी और आगे बढ़ती है, फिर थॉमसन आते हैं, रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के बाद जो सबसे अच्छी थ्योरी एटम को डिस्कशन, एटम के बारे में जो अच्छे से समझा दिया गया था, वो था नील्स बोर करके। तो बोर की जो थ्योरी है, बोर की थ्योरी में हमने क्या समझाया है, वहां पर ऑर्बिट की बात की गई है। बोर ने बहुत अच्छे से समझाया है ऑर्बिट को, यानी कि एक न्यूक्लियस होता है, तो एक न्यूक्लियस होगा हमारे पास। ठीक है, अब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे सर्कुलर पाथ होते हैं, वृत्तीय। तो वृत्तीय जो ये पथ होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करता है, और यहां होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर जो घूमते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर जो रिवॉल्व करता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे न्यूट्रॉन्स, थोड़ा सा हम उसके भी बेसिक बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन्स देखिए न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसका मास 1.6750 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इनका मास 9.1096 इंटू 10⁻31 kg है। एटॉमिक नंबर, अब दो चीजें आपने पढ़ा होगा कि एक होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन होगा, क्योंकि यह क्या है, एक परमानेंट सिस्टम है। जो न्यूट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है ये टेम्पोररी सिस्टम, मतलब निश्चित नहीं है इनकी संख्या। तो जेड जो होता है, ये क्या होते हैं, प्रोटॉन, और इसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो कोई भी अगर न्यूट्रल एटम होगा तो उसमें जो उसका प्रोटॉन का नंबर होगा, वही उसी के बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का भी नंबर होता है, अगर यह न्यूट्रल एटम होगा तो। अब दूसरी बात होती है जिसको ए से डिनोट करते हैं, यानी कि एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास ये क्या होता है, ये प्रोटॉन होते हैं और प्लस उसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होगा उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। तो दो चीजें कंफर्म होनी चाहिए आपको कि एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, और साथ ही साथ इसको किस लेटर से डिनोट करते हैं।
चलिए, तो बेसिक जो हमारी आज का टॉपिक है उस पर आते हैं, इसको छोड़ के। तो ऑर्बिट की बात हम कर रहे थे। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल दो चीजें होती हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। तो ये जो चीज है ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कुलर पाथ है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो यहां जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस बात को वहां पर ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट। और नील्स बोर ने इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया। इसको शेल भी कहा जाता है, शेल भी कहा जाता है। एनर्जी लेवल का यूज किया गया था नील्स बोर के द्वारा, एनर्जी लेवल कहते हैं। और इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी जानते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में भी इसका यूज किया जाता है। तो ऑर्बिट है, ठीक है। तो ऑर्बिट को मैं कैसे कह सकते हैं ऑर्बिट को, कि ऑर्बिट क्या है? तो किसी भी एटम में, कोई भी जो एटम होगा, न्यूक्लियस के एटम जो होगा वो न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के बाहर का वह क्षेत्र, वह रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो क्या है? ऑर्बिट है। जबकि ऑर्बिटल की बात करेंगे तो ऑर्बिटल क्या है? देखिए, जब नील्स बोर ने ये थ्योरी दी, अच्छे से समझाया ऑर्बिटल, बहुत सारी थ्योरीज उसके पहले आ रही थी जिसमें डाल्टन थे, फिर लास्ट टाइम रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड से आगे जाकर के बहुत कुछ चीजें, सर्टेन पाथ, सबसे बड़ी बात क्या बताया था कि सर्टेन होते हैं, निश्चित पथ होता है, ऐसा नील्स बोर का कहना था। तो देखिए, ये हो गया ऑर्बिट की बात। तो अब बात ये आती है कि इस तरह से अगर हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो आगे चल करके क्या बात हुई? हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली के सिद्धांत आगे आते हैं, आगे और भी थ्योरीज आती हैं, तो हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है। डी ब्रॉगली का सिद्धांत क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डुअल नेचर रखता है। इलेक्ट्रॉन के पास डुअल नेचर है, यानी दो तरह से वो बिहेव करता है। कैसे? एक तो वो पार्टिकल है, ठीक है, एक तो वो पार्टिकल है, और दूसरा क्या है? वेव है। तो लाइक वेव की भी तरह से यह व्यवहार करता है, यानी कण का भी व्यवहार करता है और तरंग का भी। तो जब कोई वेव होगा, जब कोई तरंग होगी, तो ये कहना कि यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। कोई तरंग होगा, कोई अगर वेव होगा, तो वेव एक जगह पर उसको बता पाना पॉसिबल नहीं है। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत आगे आप पढ़ा होगा, तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो, यानी कि यहां पर जो होगा उसका आप एकदम निश्चित स्थान नहीं बता सकते एग्जैक्ट उसी टाइम में, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि एक सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताई जा सकती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताई जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होंगी, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कह सकते हैं, हमारा क्या परिभाषा बन गया इसका? अपने से ही परिभाषा बनेगी, कोई बुक की परिभाषा हमको लिखने की जरूरत नहीं। तो कोई भी जो एटम है, उस एटम का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर का वह क्षेत्र, वह 3 डायमेंशनल रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। कितनी मैक्सिमम? लगभग 95% होता है यहां। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहां पर फाइंड करने की, इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की होगी, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे? उसी चीज को ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये अंतर है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में। यहां पे क्या है? ऑर्बिट क्या है? सर्टेन पाथ, न्यूक्लियस के बाहर का वह सर्टेन पाथ जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर वह रीजन, वह 3 डायमेंशनल। और ये ऑर्बिट जो होता है, ये क्या होते हैं? ऑर्बिट जो होता है ये प्लैनर होता है, यानी तलीय होता है, प्लैनर। और जो ऑर्बिटल हमारा होगा वो क्या होगा? 3 डायमेंशनल होगा, 3 डायमेंशनल होगा ये, ठीक है। तो यहां से अंतर आ गया कि ये प्लैनर होगा, ये 3 डायमेंशनल होगा। दूसरी बात, न्यूक्लियस के बाहर का वह भाग जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और जबकि ऑर्बिटल का क्या है? इलेक्ट्रॉन के बाहर का वह 3 डायमेंशनल रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसे ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक। तो ऑर्बिटल और ऑर्बिट्स में और भी कई सारे अंतर हैं, लेकिन हमारा टॉपिक वो नहीं है कि कौन से अंतर हैं, हमको ये समझना है कि ऑर्बिटल्स क्या होता है, ठीक है। तो एक लाइन में अगर हम ऑर्बिटल्स को आपको कुछ परिभाषा बताएं,
देखिए ऑर्बिटल्स, यहां पर ऑर्बिटल्स क्या है, दे रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एनी वन प्लेस, they corresponds to different energies, so an electron in our orbital has defined energy. Orbital are best described with quantum mechanics. जब क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे अच्छे से ऑर्बिटल को डिस्क्राइब किया जा सकता है या किया गया है। जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तब ऑर्बिटल की वहां से बहुत अच्छी बात है। जब श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन पढ़ते हैं या क्वांटम नंबर्स को समझते हैं, जो कि हम समझेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे तब, the region in space just outside the nucleus of the atom where the probability of finding the electron is at the highest, at least almost 95%। ठीक है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और 3 डायमेंशनल रीजन में, उसी को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, तो पहली बात तो मॉलिक्यूल, कोई एटम होगा तो एटम और एटम के मिलने से ही क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, एटम से क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। तो आगे जब आने वाले समय में, आने वाले क्लासेस में, आने वाले टॉपिक्स में जब आप और ज्यादा थ्योरीज पढ़ेंगे, जैसे VSEPR थ्योरी है, वैलेंस VBT है, तो VBT में आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वहां पर बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या है, तो फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट फ्रॉम द ओवरलैप ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स वेयर इन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग, यानी कि एटम है, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो इसके ओवरलैप से, ठीक है, क्या हो गया, ओवरलैप ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो वेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग, तो वहां पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग होगा और इसी चीज को क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, तो जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, जहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वहीं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, घनत्व है ना, वही चीज जहां पर ज्यादा पाया जाएगा उसकी डेंसिटी वहां पर ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस चीज को कहेंगे। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। वेव फंक्शन, वेव फंक्शन श्रोडिंगर का नाम सुना होगा, श्रोडिंगर ने वेव फंक्शन बताया, और इसका जो सॉल्यूशन है, ये मैथमेटिकल एक थ्योरी है जिसका सॉल्यूशन है क्या, क्वांटम नंबर्स। जो आप 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में, तो ये क्वांटम नंबर्स कहां से आए, तो ये श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है। तो वहां से निकल के ये क्वांटम नंबर्स आते हैं और इससे हम अच्छे से ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वेव फंक्शन के बारे में यहां लिखा हुआ, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन हैविंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आई थिंक ये जो छोटे मोटे टर्म्स हैं, ये आपको समझ में आ रहे होंगे। इसको मैंने एक स्लाइड में दिखा दिया है, इस टर्म्स को आप देख सकते हैं। हालांकि मेन चीज है कि जो थ्योरी समझाई जा रही है आप उसको, कॉन्सेप्ट को समझें, लेकिन ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, इसको नोट बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में, फिर हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, इसी वीडियो लेक्चर को जो आज हम छोड़ रहे हैं इसको हम अच्छे से ऑर्बिटल को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।